बहरहाल सुल्तान मोहतरम, अगर मुझसे कोई गलती, कोई कोताही सरजद हुई है तो मैं मुजद्दीन उसके लिए माजरत खा हूँ। जब तक मुजद्दीन बोलता रहा, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और शेरकोह के चेहरों पर हल्का सा तबस्सुम था। दूसरी तरफ शमसुद्दीन खलतख भी मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट देखते हुए मुजद्दीन को किसी कदर हौसला हुआ। उसके चेहरे पर भी बशाशत फैल गई थी। यहाँ तक कि सुल्तान ने फिर उसे मुखातिब किया। मुजद्दीन, तुमने मरसीना से शादी की, मैं बेहद खुश था कि तुमने अपना घर आबाद कर लिया, वरना पहले तुम शादी का नाम नहीं लेते थे। मैं समझता हूँ कि ये मरसीना का कमाल है, या यूं जानो कि उसकी खूबसूरती का, उसके हुस्न का कमाल है कि उसने तुम्हें अपना घर आबाद करने पर मजबूर कर दिया, वरना तुम उसके लिए रजामंद ही ना होते। और अब जो तुम घर आबाद करने पर आए हो तो लगता है तुम इसका सिलसिला ही शुरू कर रहे हो। मुझे इत्तला दी गई है कि अब तुम मिशाल को भी अपनाने वाले हो। ये क्या हरकत हुई? पहले तुम एक शादी से इनकार कर रहे थे और अब एक छोड़ दो की तरफ हाथ मार रहे हो। सुल्तान की इस गुफ्तगू पर सब सालार मुस्कुरा रहे थे। मुजद्दीन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। फिर सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, लगता है मेरे भाई खलतख और शमसुद्दीन दोनों ने कुछ तफसील आपसे कह दी है। सुल्तान मोहतरम, यकीन जानिए। मुजद्दीन को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि सुल्तान फिर बोल पड़ा, मुजद्दीन मेरे बेटे, तुमसे कोई गलती, तुमसे कोई कोताही नहीं हुई। ये तो तुम्हारी थकावट दूर करने के लिए तुमसे एक दिल लगी की थी, वरना तुम और शेर को मेरे उन सालारों में से हो जो दुश्मन के लिए उदास चेहरों की जिल्लत, सांसों की कातिल धारें साबित होते हो, जो दीन के दुश्मनों के लिए हर लम्हे को बेकरार अजियत, हर मुसाफत को घबराती कयामत में तब्दील करने का हुनर भी जानते हैं। मेरे अजीजों, मैं तुम दोनों पर फख्र कर सकता हूँ। तुम दोनों मेरे वो दस्ते रास्त हो जो आंधियों में चिराग जलाने और दस्ते कूजागर की मशाकी की तरह दुश्मन पर जरब लगाने का हुनर जानते हो। मुजद्दीन, ये भी मैं जानता हूँ कि तुम खुद मिशाल की तरफ माइल नहीं हुए। मिशाल शुरू से तुमसे मोहब्बत कर रही थी, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत को दबा रखा था, किसी पर इजहार नहीं किया था। तुम्हारी आमद से पहले शमसुद्दीन इसकी पूरी तफसील मुझसे कह चुका है। देखो, जिस वक्त तुम हलब से रवाना हुए थे, तुम्हें चाहिए था मिशाल से शादी करने के बाद सब लोगों को अपने साथ लेकर आते, लेकिन ये तुम्हारी जानिसारी और वफादारी थी कि तुम अपनी खुशियों को पसे पुश्त डालकर आंधी और तूफानों की तरह हलब से दमिश्क की तरफ कूच कर आए। बहरहाल, आज तुम्हारे और मिशाल के निकाह का एहतमाम किया जाएगा, हम सब इसमें शामिल होंगे। फिर हाथ के इशारे से सुल्तान ने खलतख और शमसुद्दीन को अपने पास बुलाया। दोनों के कानों में खुसर फुसर की, जिसे सुनकर दोनों मुस्कुराते रहे। फिर दोनों उठे, करीब खड़े अपने घोड़े पर सवार हुए और घोड़ों को एड़ लगाते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद सुल्तान मुजद्दीन को हारम तिब्रिया और मिस्र में शेरकोह की मुहिम्मात की तफसीलात बता रहा था। शमसुद्दीन और खलतख दोनों दमिश्क शहर में उस हवेली के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे जो शहर में उनकी रिहाइश के लिए मुहैया की गई थी। दूसरी दस्तक पर दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाली मिशाल थी। दरवाजा खोलकर वो पीछे हट गई। दोनों हवेली में दाखिल हुए। खलतख ने दरवाजा बंद कर दिया। पहले वो घोड़ों को अस्तबल में बांध कर आए, फिर जोर जोर से वो अब्दा, अजबल और समरून को पुकारने लगे थे। उनकी पुकार पर सब हवेली के सहन में आन जमा हुए। उनमें मिशाल भी थी। उनको इस हालत में देखकर सब फिक्रमंद और परेशान थे कि यहाँ तक कि अब्दा ने शमसुद्दीन को मुखातिब किया, शमसुद्दीन मेरे बेटे, तुम दोनों भाई ये क्या हरकत कर रहे हो? इससे पहले कभी तुमने सहन में खड़े होकर नहीं पुकारा था। बेटे, क्या कोई खास बात है? अब्दा के इस सवाल के जवाब में शमसुद्दीन की बजाय खलतख बोल पड़ा, माँ, एक नहीं इससे जायद खास बातें हैं। पहली खास बात यह है कि भाई मुजद्दीन मुस्तकिर में पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो सुल्तान के पास बैठे हैं और थोड़ी देर तक वो घर आएंगे। क्या यह खास बात नहीं है? मुजद्दीन की आमद का सुनकर जहां सब लोग खुश थे, वहां मिशाल की हालत ऐसी खुशकुन हो गई थी जैसे बेकारवा मुसाफिर की आंखों में मंजिल का कुर्ब ज़दा चेहरे पर आरजुओं के सराब, जमजमों की साहिरी, दर्द के अल्फाज, तश्नगी के पहरों और जख्मों के हुरूफ सी अजनबियत में लज्जतों, रंगीनियों की मस्ती और अपनाइयत की अनजान उमंगें रक्स गुना हो गई हों। उसकी सहर आफरीन निगाहों में उस समय अजीबो गरीब नशे की गुलावट और उसके पुरजमाल और महताब चेहरे पर आसूदगी, अब रेशमी लहरें रक्स कर रही थी। दूसरी जानिब मरसीना भी मिशाल जैसी ही खुशकुन और मसहूर कुन दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि खलतख ने अपनी गुफ्तगू का सिलसिला फिर जारी रखते हुए कहना शुरू किया, जो दूसरी खबर है वो पहली से भी ज्यादा अच्छी और खुशकुन है। अम्मा, सुल्तान को पता चल गया है कि हमारी बहन मिशाल मुजद्दीन को पसंद करती है, इससे मोहब्बत करती है। अब सुल्तान ने मुझे और शमसुद्दीन को इसलिए भेजा है कि हम भाई और मिशाल के निकाह के सारे इंतजामात मुकम्मल करें। अम्मा, मैं और खलतख यही दो खबरें आपसे कहने आए थे। अभी हम दमिश्क के बाजार जा रहे हैं, दावत का सामान खरीद कर लाएंगे। अम्मा, इस शादी में जहाँ सुल्तान और शेर को शिरकत करेंगे, वहाँ लश्कर के सारे छोटे बड़े सालार भी शामिल होंगे। सुल्तान ने हमें कहा है कि ये निकाह इंतहाई सादगी से होगा।
मेहमानों को जो खाना पेश किया जाएगा वो भी बिल्कुल आम सा होगा, जो रोजमर्रा का इस्तेमाल में होता है। सुल्तान ने हमें सख्ती से मना किया है कि कोई मामूल के खिलाफ एहतमाम नहीं होना चाहिए, लिहाजा आप लोग भी अपनी तैयारी करें। खुसूसियत से मैं अपनी बहन मिशाल से कहूंगा कि ये अपनी तैयारी मुकम्मल करे। थोड़ी देर तक सुल्तान और शेर को सारे सालारों के साथ यहाँ आएंगे और अमीर के साथ उसके निकाह का एहतमाम किया जाएगा। मैं और खलतक अब जाते हैं और दावत का सारा सामान आपको लाकर देते हैं। इसके साथ ही खलतक और शमसुद्दीन बड़ी तेजी के साथ बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद अब्दा बहुत खुशी का इजहार करके सबको मुखातिब करते हुए कहने लगी, मेरी बच्चियों, फौरन हरकत में आओ, दावत का सामान तैयार करो और इस काम में मिशाल को शामिल न करना। फिर मरसीना, जमारा और अबीरा हरकत में आई। अपने साथ वो मिशाल को भी खींचती हुई पुरानी हवेली के सुकूनती हिस्से की तरफ चली गई। उस रोज मगरिब की नमाज के बाद सादा सी एक दावत के साथ सुल्तान और उसके सालारों की मौजूदगी में मुजद्दीन और मिशाल के निकाह का एहतमाम कर दिया गया। मुजद्दीन और मिशाल की शादी के चंद रोज बाद एक दिन मुजद्दीन, शमसुद्दीन और खलतक तीनों मुस्तकर से हवेली में दाखिल हुए। तीनों अपने घोड़ों को अस्तबल में ले गए, जीने उतारी, उनके धाने अलहदा किए। इस दौरान तीनों चौंक पड़े, इसलिए कि पुरानी हवेली के अंदर मरसीना और मिशाल चीखने और चिल्लाने की आवाजें देने लगी थी। तीनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे दोनों आपस में झगड़ पड़ी हूँ, शोर शराबा कर रही हूँ। इस मौके पर शमसुद्दीन और खलतक की हालत काबिले दीद थी। दोनों उदास और अफसरदा हो गए थे। फिर वो दुज़दीदा निगाहों से मुजद्दीन की तरफ देख रहे थे। दोनों ने देखा, अपने घोड़े की जीन एक तरफ रखने के बाद अपने घोड़े की गर्दन थपथपाते हुए मुजद्दीन गहरी सोचों में खोया हुआ था। चेहरे पर परेशानी और आंखों में फिक्रमंदी के आसार थे। शमसुद्दीन और खलतक जब उसके करीब आए तब उसने उन दोनों को बड़े दुख में मुखातिब करते हुए कहा, मेरे दोनों अजीज भाइयों, मुझे जिस बात का डर और खदशा था, लगता है वही रूनुमा हो गई है। तुमने देखा अंदर मरसीना और मिशाल की आवाजें किस तरह बाहर सुनाई दे रही हैं। लगता है वो किसी मामले में या किसी चीज के लेन देन पर लड़ रही हैं, झगड़ा कर रही हैं। इस बिना पर मैं सिर्फ मरसीना को ही अपनी जिंदगी का साथी रखना चाहता था। मिशाल से शादी करने का ख्वाहिशमंद नहीं था, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैं मिशाल को अफसरदा और उदास भी नहीं देख सकता था। मेरे दोनों भाइयों, किसी ने सच ही कहा है कि जो अपनी जिंदगी की खुशियां जर्रा जर्रा करना चाहता हो, जो अपनी मंजिल का कोई किनारा, उसकी गहराई ना देखना चाहता हो, वो जो अधूरे ख्वाब में जवां मर्ग ख्वाहिश भरने का ख्वाहिशमंद हो, जो जीस्त के हुरूफे तमाम में शिकस्त खुर्दा गम चाहता हो और माजी की अजमतों के निशानों में टूटे खंडरों का समा देखना पसंद करता हो, वो दूसरी शादी कर ले। मरसीना अकेले ही मेरे लिए उजाड़ वीरानों में सुकून की आबशार, शोरिशों की सदाओं में सायों का आंगन और दुखों के अंधे हाम में अपने सहर खेज जमाल की वजह से एक दिलकुशा आसूदगी थी। गो ये दूसरी शादी मैंने उसके कहने पर की है, पर अब इसकी वजह से वो खुद भी टूटती किरणों, बिखरे पत्तों, बदबख्ती के गंभीर तलस्म, अदावत के रेतले झकड़ों और दर्द क्रोध की आग का शिकार होकर रहेगी। मेरे भाइयों, सबसे बढ़कर हमारी माँ, जो हमारी सारी आरज़ुओं, हमारी रूह की तमाम उम्मीदों का मरकज है और जिसके नजदीक आज तक हम अपनी नाउमीदियों की धुंध दर्दनाक सुमों को नहीं आने दिया, अब वो भी इस माहौल में तेजाबी, तलखियों, जमूद खामोशी के तहों का शिकार होकर रह जाएगी। मेरे जीते जी मेरी माँ उदास और अफसरदा हो, मैं समझता हूँ मुजद्दीन के लिए इससे बढ़कर बदबख्ती की और कोई बात नहीं हो सकती। जब तक मुजद्दीन बोलता रहा, शमसुद्दीन और खलतक की गर्दनें झुकी रहीं। वो उदास और अफसरदा थे। मुजद्दीन कुछ देर खामोश रहा, फिर उन दोनों को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं इस हालत में इसका सामना नहीं कर सकता। मैं जरा मुस्तकर की तरफ जाता हूँ, इस घुटन खड़ी करते माहौल में दाखिल नहीं हो सकता। शमसुद्दीन और खलतक ने इस समय कुछ बोलने का इरादा किया, लेकिन मुजद्दीन की हालत देखते हुए उन्हें कुछ बोलने की जुर्रत न हुई। मुजद्दीन चुपचाप अपनी हवेली से बाहर निकल गया। शमसुद्दीन और खलतक दोनों अस्तबल से निकलकर जब हवेली के सुकूनती हिस्से की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ गए तो अंदर से अब्दा, जहरान, अजबल, अमीरा, अबीरा, जमारा, मरसीना, मिशाल सब बाहर निकल आई। शायद सब वो एक जगह बैठी हुई थी। अब्दा कुछ देर तक उन दोनों को गौर से देखती रही, इसलिए कि उन दोनों के चेहरे उतरे हुए थे, उदास और अफसरदा थे। उन दोनों की हालत देखते हुए सब परेशान से हो गए थे। फिर उदास से लहजे में अब्दा ने शमसुद्दीन और खलतक की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मैं देखती हूँ तुम दोनों भाई कुछ उदास फिक्रमंद से हो, क्या बात है? और साथ ये भी कहो कि मुजद्दीन कहाँ है, तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? क्या तुम बाहर उसे किसी मुहिम पर रवाना तो नहीं कर रहे? अब इस घर में एक की बजाय उसकी 2 बीवियां हैं और वो बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार करती हैं। शमसुद्दीन ने बारी बारी उनके चेहरे की तरफ देखा, फिर गमज़दा से लहजे में मरसीना की तरफ देखते हुए बोल पड़ा, मरसीना मेरी बहन, क्या आप बताएंगी आप और मिशाल आपस में क्यों लड़ रही थी, क्यों झगड़ा कर रही थी? मरसीना की बजाय मिशाल हैरत और परेशानी का इजहार करते हुए बोल उठी,
शम्स उद्दीन मेरे भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं और मरसीना आपस में लड़ेंगी? ये कैसी अनहोनी बात आप कह रहे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। किसने आपसे कह दिया कि मैं और मरसीना आपस में लड़ी हैं? उसके खामोश होने पर शम्सुद्दीन फिर बोल पड़ा, भाई हमारे साथ आए थे, देख लो, उनका घोड़ा अस्तबल में ही बंधा हुआ है। जिस वक्त हम अस्तबल में अपने घोड़ों से जीने उतार रहे थे तो हवेली के अंदर से तुम दोनों के लड़ने और शोर करने की आवाजें अस्तबल तक पहुंच रही थी। तुम दोनों के लड़ने और शोर करने की आवाजों से भाई फिक्रमंद और उदास हो गए थे और फिर वो बड़ी उदासी और अफसरदगी से फिक्रमंदी के लहजे में हमसे गुफ्तगू करते रहे। फिर कहने लगे कि ये जो तुम दोनों आपस में लड़ रही हो, इस माहौल में मेरी माँ की क्या हालत होगी। बस इसी उदासी और अफसरदगी में वो घर से मुस्तकर की तरफ चले गए हैं। कह रहे थे कि इस घुटन के माहौल में मैं नहीं जा सकता। शायद वो तुम दोनों की लड़ाई और झगड़े में ना आना चाहते थे। अब तुम ही बताओ, तुम दोनों बहनें किस बात पर शोर शराबा कर रही थीं? शम्सुद्दीन के इस इंकशाफ पर सब उदास और अफसरदा हो गए थे। अब्दा की हालत गैर हो गई। मरसीना और मिशाल के चेहरे लटक गए थे। फिर अब्दा ने शम्सुद्दीन की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मेरे बेटे, तुमने गलत अंदाजा लगाया। मुजद्दुद्दीन कम से कम अंदर आकर ये तो पूछता कि इन दोनों ने क्यों शोर कर रखा है। बेटे, मेरे कुछ कपड़े धोने के लिए पड़े हुए थे। वो कपड़े उठाकर मरसीना जब धोने लगी तो भागकर वो कपड़े मिशाल ने छीन लिए। कहने लगी कि ये कपड़े मैं धोऊंगी। फिर मरसीना वो कपड़े छीनने लगी, बोली कि ये कपड़े मैं धोऊंगी। इस तरह दोनों बहनें मेरे कपड़े यानी मेरा काम करने के लिए आपस में तकरार कर रही थी। एक कहती थी मैं कपड़े धोऊंगी, दूसरी कहती थी मैं धोऊंगी। बेटा, ये इनके दरमियान बाहमी मोहब्बत और खुलूस की निशानी है और इनकी तरफ से मेरी इज्जत और एहतराम की भी एक गमबाजी है। अगर इस शोर से तुमने ये अंदाजा लगाया है कि ये आपस में लड़ रही थी तो ये तुम तीनों की खाम ख्याली है। मैं समझती हूँ ये जो कुछ हुआ इसमें मेरी भी इज्जत अफसाई है। जानते हो, इन दोनों में इस कदर इत्तेफाक, प्यार और मोहब्बत है, इतनी शदीद तुम तीनों में भी ना हो। जाओ मुजद्दुद्दीन को पकड़ के लाओ, जब वो आए तो मैं उसके कान खींचती हूँ। इस सारी गुफ्तगू पर मरसीना और मिशाल दोनों रो देने वाली हो रही थी। जमारा और अबीरा भी परेशान दिखाई दे रही थी। खलतक और शम्सुद्दीन एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। फिर खलतक बोला, शम्सुद्दीन तुम यहीं रहो, मैं भाई को लेकर आता हूँ। इसके साथ ही खलतक मुड़ा और तकरीबन भागता हुआ हवेली से निकल गया। थोड़ी देर बाद खलतक और मुजद्दुद्दीन दोनों लौटे। शायद खलतक ने मुजद्दुद्दीन को असल सूरत हाल से आगाह कर दिया था। इसी बिना पर मुजद्दुद्दीन चुपचाप खामोशी से और इंतहाई संजीदगी की कैफियत तारी किए अपनी माँ के सामने आन खड़ा हुआ। उसकी ये हालत देखते हुए सब पर एक सुकूत और खामोशी के वीरान हल्के तारी थे। अब्दा अपनी जगह इंतहाई संजीदा और किसी कदर परेशानी की हालत में खड़ी थी। मुजद्दुद्दीन जब उसके सामने आया तो उसने बड़े दुख भरे अंदाज में उसे मुखातिब किया, मुजद्दुद्दीन बेटे, आज पता चला कि तुम हमें छोड़कर भी जा सकते हो। अब्दा के इन अल्फाज पर ऐसा लगा जैसे मुजद्दुद्दीन चर्बी की तरह पिघल कर रह गया है। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे दास्तानों के अल्फाज मद्दम होकर अनगिनत जुराइम के बोझ तले दब गए हों, जैसे तमन्नाओं की सदाएं जहल के सायों में डूब गई हों या गारों के अंधे धानों पर भड़कती आग के कुर्ब में सोख्ता जां के लबों से हयात के सारे जज्बे भस्म हो गए हों। मुजद्दुद्दीन की ये हालत मरसीना और मिशाल दोनों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। दोनों की हालत ऐसी हो गई जैसे दुख की खीरा कुन शुआएं उन दोनों के जिस्मों के गोशे गोशे नस नस में घुसकर नाकाम आदर्श के असरार खोलने लगी हों। दूसरी जानिब उन्होंने देखा कि अब्दा बेचारी अपने मफहूम से नाआशना बेलफ्ज नुक्तों की सुनसानियों की तरह खड़ी थी। अचानक मुजद्दुद्दीन आगे बढ़ा और झुककर उसने अपनी माँ के पांव पकड़ लिए। फिर कपकपाती लरजती आवाज में कह रहा था, माँ, ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ और ये सब कुछ गलत फहमी की बिना पर हुआ है। दरअसल माँ, मेरे जहन में हर वक्त यही खदशात उभरते रहते हैं कि कहीं मिशाल और मरसीना आपस में झगड़ ना पड़े और घर का माहौल खराब ना हो जाए। इसी बिना पर मुझे ये शक गुजरा। माँ, इस गलती पर माफ कर दो। मुजद्दुद्दीन के इन अल्फाज ने मरसीना और मिशाल की हालत यकसर ही बदल दी थी। वो ऐसी हो गई थीं जैसे दुख के अंधेरे जंगल में कर्ब की पीली कौंपलें, जैसे कर्ब खुर्दा निगाहों में हिस्स की दीवारें खड़ी हो गई हों। फिर अचानक जब मरसीना सिसक सिसक कर रोने लगी तो मिशाल भी फट पड़ी, हिचकियों और सिसकियों में रो रही थी। इस मौके पर शम्सुद्दीन तेजी से आगे बढ़ा, अपना मुंह अब्दा के कानों के पास ले गया और प्यार से सरगोशी में कहने लगा, माँ, कितनी बुरी बात है। भाई आपके कदमों में पड़े हुए हैं और आप बिल्कुल चुपचाप खामोश खड़ी हैं। अम्मा, ये भाई के साथ ज्यादती है। अम्मा, जरा सोचो, बड़े बड़े लश्करों को जेरो जबर कर देने वाला सालार, बड़े बड़े नाकाबिले शिकस्त तस्वुर किए जाने वाले सूरमाओं को लम्हों के अंदर अपने सामने रोक लेने वाला आपके पांव में इंतहाई बेबसी और लाचारी के आलम में पड़ा है। शम्सुद्दीन के इन अल्फाज पर अब्दा फट पड़ी, रो दी, झुकी और मुजद्दुद्दीन को उठाया, गले लगाया और पेशानी चूमी। ये सूरत हाल देखते हुए मरसीना और मिशाल पहले ही रो रही थी। जमारा और अबीरा, अजबल सब रो रहे थे।
اپنے ساتھ لپٹائے ہی لپٹائے ابدہ نے مجددین کو مخاطب کیا، میرے محترم بچے، تجھے تھوڑی دیر میں نے زمین پر اس لیے پڑا رہنے دیا ہے تاکہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو۔ ایسا رویہ تم نے کبھی ہمارے ساتھ روا نہیں رکھا۔ بیٹے، کسی سنی سنائی بات پر فوراً آخری فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے۔ جس وقت تم نے حویلی کے اندر سے مرسینہ اور مشال کی آوازیں سنی تھی اور پھر جب تمہیں شک ہوا کہ یہ آپس میں لڑ جھگڑ رہی ہیں تو تم تینوں کو اندر آ جانا چاہیے تھا، شور کرنے کی وجہ پوچھنا چاہیے تھی، اس کے بعد ہی کوئی حتمی رائے قائم کرنا چاہیے تھی، اس کے بعد گھر میں بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ تمہارا اس طرح سے گھر سے چلے جانا کیا تم سمجھتے ہو میرے مرسینہ، مشال اور دیگر گھر کے افراد کے لیے قابل برداشت ہے؟ مجددین مسکرا دیا، منہ آگے بڑھا کر اپنی ماں کی پیشانی پر لمبا بوسہ دیا اور کہنے لگا، اماں، آپ سے تو میں معافی مانگ چکا ہوں، پھر مانگ رہا ہوں، لیکن ان دونوں سے مجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں، بلکہ میں تو خوش ہوا ہوں کہ یہ آپ کے کام کی وجہ سے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اماں، ان کا یہ کردار میرے لیے باعث فخر ہے۔ شاید شمس الدین اور خلتخ نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا کہ ہم کل یہاں سے کوچ کر رہے ہیں۔ اماں، گو سنیترا کے نواح میں میں نے ایک لشکر کو شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کیا تھا، لیکن اب وہاں پہلے کی نسبت زیادہ صلیبی جمع ہو گئے ہیں اور انتقاماً ہمارے علاقوں پر یلغار اور ترک تاز کرنا شروع کر دی ہے۔ اس لیے سلطان نے فیصلہ کیا ہے کہ سنیترا کو ہر صورت میں فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کرنا چاہیے۔ اسی بنا پر کل صبح ہم تینوں بھائی ایک لشکر کے ساتھ کوچ کر جائیں گے۔ ابدہ مسکرا دی اور کہنے لگی، میرے بچوں، میرا اللہ تمہیں ہر محاذ، ہر مہم پر کامیاب اور کامران رکھے۔ ذرا یہ سامنے مرسینہ اور مشال کو دیکھو، یہ دونوں رو رہی ہیں، ان دونوں کو اپنی خوابگاہ میں لے کر جاؤ اور ڈھارس اور تسلی دو، ان دونوں نے اس واقعے کو بہت محسوس کیا ہے۔ اس کے بعد سب بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، پھر تم اپنے کوچ کی تیاری بھی سونے سے پہلے کر لینا۔ پھر ابدہ نے مرسینہ اور مشال کی طرف دیکھا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگی، میری بچیوں، جو کچھ ہوا غلط فہمی میں ہوا، اب تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ مشال اور مرسینہ دونوں حرکت میں آئیں، دونوں اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد ابدہ نے مجددین کو مخاطب کیا، اب جاؤ، تم ان دونوں کو تسلی اور ڈھارس دو، یہ سب کچھ تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجددین مسکرا دیا، پھر اپنی خوابگاہ کی طرف ہو لیا۔ مجددین جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا مرسینہ اور مشال کمرے کے وسط میں چپ چاپ کھڑی اپنی گردنیں جھکائے اداس اور افسردہ تھی۔ مجددین دبے پاؤں آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور ان کے قریب کھڑا ان کو دیکھنے لگا۔ ان دونوں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ مجددین خاموشی سے ان کے سامنے آن کھڑا ہوا ہے۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر مرسینہ نے آہستہ سے اپنی گردن سیدھی کی اور مجددین کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی دکھ اور اذیت آمیز لہجے میں کہہ رہی تھی، امیر، گھر میں جو ماحول میں تلخی اور دکھ گھل گیا تھا، یہ سب ہم دونوں کی وجہ سے ہوا۔ آپ کا یوں گھر سے چلے جانا ہمارے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ہم دونوں آپ سے وعدہ کرتی ہیں کہ ہم دونوں آئندہ کبھی گھر میں اس طرح کا شور و غوغا نہیں کریں گی، اور جو کچھ ہوا مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اور مشال کو معاف کر دیں گے۔ مرسینہ بیچاری رو رہی تھی، آگے کچھ نہ کہہ سکی، ہچکیاں لے کر رو رہی تھی، الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے تھے۔ اس کی اس حالت پر مشال بیچاری اس سے بھی بڑھ کر رونے لگی تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، مجددین مسکراتے ہوئے کچھ دیر ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر مجددین بڑے پیارے انداز میں ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ سب میری غلطی، میری کوتاہی کی وجہ سے ہوا۔ اماں ٹھیک کہتی ہیں، جب میں نے شور و غل سنا تو مجھے اندر آ کر اس کی وجہ معلوم کرنی چاہیے تھی، پھر ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال میں اپنی غلطی پر نادم ہوں، غلطی تم دونوں کی نہیں میری ہے، اس بنا پر تم دونوں سے مجھے معذرت کرنی چاہیے تھی، نہ کہ تمہیں۔ مجددین کے ان الفاظ پر دونوں چونک سی پڑی تھیں، احتجاجی سے انداز میں دونوں مجددین کی طرف دیکھنے لگی تھیں۔ اس موقع پر وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اچانک مجددین نے اپنے دونوں بازو پھیلا لیے، پھر کہنے لگا، جو کچھ ہوا اس پر لعنت بھیجو، اور یہ جو کچھ تم نے کہا کہ آئندہ گھر میں پھر ایسا شور و غوغا نہیں ہوگا، بلکہ ماں کے کام کے سلسلے میں ایسا شور و غوغا ہوگا اور ہونا چاہیے۔ مجددین کے ان الفاظ پر مرسینہ اور مشال کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ مجددین کے پھیلے بازوؤں کی طرف میکانکی انداز میں بڑھی تھیں اور دونوں نے اپنے سر بڑی چاہت سے مجددین کے شانوں پر رکھ دیے تھے۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا، مجددین بڑی چاہ، بڑے پیار، بڑی شفقت، بڑی محبت میں ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتا رہا، پھر دونوں علیحدہ ہوئیں۔ مرسینہ نے مجددین کو مخاطب کیا، میں آپ کو کپڑے نکال کر دیتی ہوں، آپ لباس تبدیل کر لیں، پھر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس پر مشال نے جھٹ سے مرسینہ کا بازو پکڑ لیا، کہنے لگی، نہیں، یہ کام آپ نہیں، میں کروں گی، کپڑے میں لا کر دیتی ہوں، آپ یہیں کھڑی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مشال بھاگتی ہوئی کمرے کے کونے کی طرف چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجددین نے بڑے پیار کے ساتھ مرسینہ کو مخاطب کیا، مرسینہ، تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟
مرسینہ ایک بار پھر آگے بڑھی، اپنا سر مجددین کے شانے پر رکھا، پھر شانے کو کئی بار چومنے کے بعد کہنے لگی، مرسینہ مر سکتی ہے لیکن آپ سے ناراض نہیں ہو سکتی۔